यूनिवर्सल। सामान्य एक पदार्थ है और बौद्ध दर्शन, वैशेषिक दर्शन में इसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और वैशेषिक दर्शन की एक मान्यता है कि सामान्य वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन्न वस्तुओं को एक जाति के अंदर रखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर कहें गाय, तो गाय सामान्य है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण सभी गायों को गाय के अंदर रखा जाता है। सामान्य व्यक्ति या फिर वस्तु में समानता को प्रस्तावित करता है। ये दोनों में समानता दिखलाता है। विभिन्न व्यक्तियों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तीसरे में जो समानता होता है उसे ही ये बताता है, इसलिए सामान्य को जाति भी कहते हैं। और अगर भारतीय दर्शन में देखें तो सामान्य के मूलतः 3 मत हैं: नामवाद, प्रत्ययवाद और वस्तुवाद। नामवाद जो है, इस मत के अनुसार सामान्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि केवल नाम है। सामान्य व्यक्तियों का आवश्यक धर्म नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, बल्कि सामान्य केवल एक नाम मात्र है। ये जो मत है, इस बौद्ध दर्शन का मत है, इसे बौद्ध दर्शन में स्वीकार किया गया है। और यहाँ सामान्य की सत्ता का निषेध हुआ है। कहता सामान्य नाम का कोई वस्तु होता ही नहीं है, ये बस एक नाम है। दूसरा मत है प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद के अनुसार सामान्य प्रत्यय मात्र है, केवल कॉन्सेप्ट है। प्रत्यय का निर्माण व्यक्तियों को सर्वनिष्ठ आवश्यक धर्म के आधार पर होता है। जो व्यक्ति का आवश्यक धर्म है, जो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, उसके आधार पर प्रत्यय का निर्माण होता है। और इस मत के अनुसार व्यक्ति और सामान्य की ये अभिन्न है। व्यक्ति और सामान्य दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का ही आंतरिक स्वरूप है। और हमारा जो आंतरिक स्वरूप है, किसी भी व्यक्ति का जो आंतरिक स्वरूप होता है, किसी भी वस्तु का जो आंतरिक स्वरूप होता है, उसे ही बुद्धि ग्रहण करती है और वही सामान्य है। यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो आंतरिक स्वरूप है, जो अंदर से जो मूल रूप है उसका, वही सामान्य है। यानी आइडिया को इसमें स्वीकार किया गया है मूल सत्ता के रूप में। प्रत्यय को स्वीकार किया गया है, इसे प्रत्ययवाद कहते हैं। इसका समर्थक जैन दर्शन है और अद्वैत वेदांत दर्शन, अर्थात आचार्य शंकर इसके समर्थक है, और सांकर दर्शन और जैन दर्शन। तो बौद्ध दर्शन ने नामवाद को माना, अद्वैत वेदांत दर्शन और जैन दर्शन ने प्रत्ययवाद को माना। तीसरा मत है वस्तुवाद का। वस्तुवादी मत ये न्याय वैशेषिक का मत है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन वस्तुवादी मत का समर्थन करता है। तो वस्तुवाद कहता है कि सामान्य की स्वतंत्र सत्ता है, और अगर वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वो कट्टर वस्तुवादी है। इसलिए सामान्य की वस्तुगत सत्ता स्वीकार करता है, कहता हाँ सामान्य की सत्ता होती है। सामान्य क्या है? कहता है किसी भी वर्ग के सभी व्यक्ति में पाए जाने वालों की जो उनमें जो धर्म पाया जाता है, जो समानता पाया जाता है, केवल उसकी कल्पना नहीं है। ये केवल मन का धर्म नहीं है, केवल नाम नहीं है, केवल प्रत्यय नहीं है, बल्कि सामान्य की वास्तविक सत्ता है। अन्नम भट्ट बताते हैं कि सामान्य नित्य है, एक और अनेक में समाविष्ट है। सामान्य ऐसी हर वस्तु में होती है जो एक है, अनेक है और नित्य है। जो भी वस्तु एक होगा, अनेक होगा और नित्य होगा, उसमें सामान्य होगा। सामान्य नित्य, एक और अनेक वस्तुओं में समाविष्ट है। सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। द्रव्य में रहता है, गुण में रहता है और कर्म में रहता है।
अब प्रश्न आया कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है और कर्म क्या है। तो हमने वैशेषिक के 7 पदार्थों की चर्चा पहले भी की है और 7 पदार्थ में ही ये आते हैं। द्रव्य भी पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है और कर्म भी पदार्थ है। कभी फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अब सामान्य का उदाहरण देते हुए वैशेषिक दर्शन में बताया गया है कि एक सामान्य है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व मतलब द्रव्य में पाया जाने वाला गुण द्रव्यत्व, ये सभी द्रव्यों में रहने वाला सामान्य है। उसी तरह रूपत्व, सभी रूपों में निवास करने वाला सामान्य है। जितने भी रूप हैं सब में रूपत्व निवास करता है। सभी गायों में रहने वाला सामान्य क्या है, तो गोत्व, अर्थात गाय का जो गुण है वो लगभग सभी गायों में पाया जाता है। इसी तरह सभी कर्मों का सामान्य है कर्मत्व। और सामान्य के कारण ही हम वस्तुओं को पहचानते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न रूप में, अलग अलग रूप में। विशेष समवाय और अभाव का सामान्य नहीं होता। द्रव्य गुण और कर्म का सामान्य होता है, लेकिन विशेष समवाय और अभाव का सामान्य नहीं होता है। ये भी पदार्थ है, तो विशेष का भी सामान्य नहीं होता, समवाय का सामान्य नहीं होता है और अभाव का भी सामान्य नहीं होता है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक सामान्य दूसरे सामान्य में नहीं रह सकता है। जैसे गोत्व अश्वत्व में नहीं रह सकता है, गाय का गुण घोड़े के गुण में नहीं रह सकता है। यदि ऐसा हो तो एक व्यक्ति एक साथ मनुष्य, घोड़ा या बैल बन सकता है। एक साथ एक व्यक्ति कई चीज हो जाएगा। इसलिए कहता है एक सामान्य किसी भी हालत में दूसरे सामान्य में समाविष्ट नहीं रह सकता है। न्याय वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि सामान्य का ज्ञान सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष का एक प्रकार है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, उसी के द्वारा सामान्य का ज्ञान होता है। अब सामान्य और व्यक्ति के बीच समवाय संबंध होता है। सामान्य और व्यक्ति के बीच समवाय संबंध होता है। समवाय के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ इन्होंने ये बताया कि सामान्य गुण से भिन्न है, क्योंकि गुण का नाश होता है, गुण का अंत हो जाता है, परंतु सामान्य नित्य है, सामान्य हमेशा रहता है। जैसे अगर कहें कि दूध का गुण है मीठा होना, लेकिन कई एक परिस्थिति में दूध खराब हो जाए तो उसका ये गुण समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका जो सामान्य है जिसके कारण उसको दूध कहते हैं वो हमेशा रहेगा। इसलिए सामान्य का क्षेत्र गुण के क्षेत्र से ज्यादा व्यापक है, ज्यादा फैला हुआ है। इस गुण में सामान्य रहता है, सामान्य में गुण रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन गुण में हमेशा सामान्य रहता है। इसलिए सामान्य का क्षेत्र गुण से ज्यादा व्यापक है और गुण के अतिरिक्त द्रव्य और कर्म में भी सामान्य निवास करता है। सामान्य को गुण नहीं मान सकते ना, कि द्रव्य और कर्म को भी अगर सामान्य के क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे, यदि सामान्य को गुण मान ले तो, मतलब यदि सामान्य को हम गुण मान लेंगे तब द्रव्य और कर्म भी इसके क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। द्रव्य को सामान्य नहीं कह पाएंगे और कर्म को सामान्य नहीं कह पाएंगे, क्योंकि गुण अलग पदार्थ है, द्रव्य अलग पदार्थ है और कर्म अलग पदार्थ है। इसलिए सामान्य को गुण नहीं माना जा सकता है, सामान्य गुण से अलग है। फिर सामान्य समवाय से भी अलग है, सामान्य समवाय से भी अलग है। लेकिन सामान्य वास्तविकता है, ये रियल है। सामान्य अभाव से भी अलग है, सामान्य भाव पदार्थ है, ये होने की बात करता है, नकारात्मकता नहीं होने की बात ये नहीं करता है, क्योंकि अभाव निषेधात्मक पदार्थ है, अभाव नहीं होने की बात करता है। कमरे में घड़ा नहीं है, ऐसा बात हम सामान्य में करते,
भाव पदार्थ में करते हैं, ये अभाव में करते हैं। कमरे में घड़ा नहीं है, कमरे में घड़े का अभाव है, ऐसी चर्चा अभाव में करते हैं। जबकि सामान्य में हमेशा भाव पदार्थों की बात होती है। कमरे में घड़ा है ऐसी बात यहाँ करते हैं। तो घड़े को यहाँ बात इस बात की करते हैं कि घड़े की क्या विशेषता है जिसके कारण उसको घड़ा कहते हैं, या सभी घड़ा को अलग अलग न जान के ये जान रहे कि ये सब घड़ा है, सब में एक कॉमन बात है, वही सामान्य है। वैशेषिक दर्शन में सामान्य का तीन भेद माना गया, तीन प्रकार का सामान्य बताया गया, पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। पर सामान्य का मतलब सबसे बड़ा सामान्य, जिससे बड़ा सामान्य होना संभव नहीं हो। जैसे सत्ता, वो पर सामान्य का उदाहरण है। सत्ता से बड़ा कुछ नहीं है, कह ले एब्सोल्यूट यानी गॉड, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, तो वो पर सामान्य है। और दूसरा है अपर सामान्य, जो सबसे छोटा सामान्य है, उसको अपर सामान्य कहते हैं। जैसे घटत्व यानी घड़े का गुण, घटत्व, ये सबसे छोटा सामान्य है, इससे छोटा सामान्य कुछ हो ही नहीं सकता है। और इन दो सामान्यों के अतिरिक्त बाकी के जितने भी सामान्य होंगे वो सब तीसरे सामान्य में आएगा, जिसको बोलते हैं परापर सामान्य। यानी पर सामान्य और अपर सामान्य, इन दोनों के बीच के सामान्य को परापर सामान्य कहा जाता है। से द्रव्यत्व, सभी द्रव्यों में निवास करने वाला गुण है द्रव्यत्व, द्रव्यत्व इसका उदाहरण है। तो हालांकि ये तीन सामान्य यहाँ माना गया है, चर्चा हुआ है, पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। पर सामान्य मतलब सबसे बड़ा सामान्य, अपर सामान्य मतलब सबसे छोटा सामान्य, और परापर सामान्य मतलब इन दोनों के बीच का सामान्य। लेकिन केशव मिश्र जो है वो न्याय दर्शन के विद्वान है, वो दो ही प्रकार के सामान्य को बताते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। बड़े सामान्य को पर कहते हैं, छोटे को अपर कहते हैं। अधिक विषय वाला होने से सत्ता पर सामान्य है, और कम विषय वाला होने से, अनुगत प्रतीति का हेतु होने से भी वो सामान्य है। लेकिन जो छोटा सामान्य है, द्रव्य आदि, ये सब अपर सामान्य है। इसी तरह से तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने भी दो ही प्रकार के सामान्य को माना है, पर और अपर। सत्ता पर सामान्य है और द्रव्यत्व आदि अपर सामान्य है, बड़ा सामान्य और छोटा सामान्य। कई विद्वानों ने दो ही प्रकार का सामान्य माना है, लेकिन फिर भी सामान्यतया वैशेषिक दर्शन में तीन प्रकार के सामान्य को स्वीकार किया गया है। अगर पूछा जाए सामान्य कितने हैं, तो सामान्य के तीन प्रकार हैं, पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। सामान्य का ये भेद व्यापकता की दृष्टि से अपनाया गया है। तो ये सामान्य की प्रारंभिक व्याख्या है।